क्लास 12 की रिवीजन हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में हम बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो बच्चे हमसे पढ़े हैं उसे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, और जो नहीं पढ़े हैं उसे थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो जो नए बच्चे हैं, देखो जाहिर सी बात है 11th का कहीं ना कहीं वेक्टर या कुछ ना कुछ इन्वॉल्व होता है। 100% हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत 10% का जो दिक्कत आएगा उसको भी हम लोग साथ में कर देंगे। ठीक है, तो एक काइंड ऑफ फ्रेश रिवीजन हम लोग लेंगे। हाँ, सारे टॉपिक कवर करना संभव नहीं है, जैसा कि हम डिटेल में बात करते हैं नीट और जेई लेवल में। आपने जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक आई थिंक 1 महीने भी पढ़ा होगा अपने बच्चे हमसे, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1, तो वो संभव नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूं। लेकिन जितना पढ़ाऊंगा उतना अच्छे से पढ़ाऊंगा और पूरा अच्छे से सेट हो जाए, और आपका बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, बोर्ड लेवल में तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1। इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 में क्या क्या टॉपिक है, पहले हम ये बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1, इसको हम बोलते हैं चार्ज एंड फील्ड। क्या बोलते हैं? चार्ज एंड फील्ड। इसके अंदर बच्चों सबसे पहला कंसेप्ट क्या होता है, टॉपिक में पहले आपके दिमाग में डालना चाहता हूं, पहले दिमाग में हम डालना चाहते हैं आपको एक टॉपिक, सबसे पहला जो है कंसेप्ट ऑफ चार्ज। क्या है? कंसेप्ट ऑफ चार्ज। क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको इंडेक्स बताता हूं। कंसेप्ट ऑफ चार्ज, ठीक बात। दूसरी बात कंसेप्ट ऑफ चार्ज, उसके बाद हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ चार्ज के बाद क्या बात करेंगे जी बताओ? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। यहां हम बात करें कंसेप्ट ऑफ चार्ज और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। लिखना नहीं है, ठीक है, सिर्फ सुनना है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब उसमें हमने आई थिंक 11 प्रॉपर्टीज पढ़ाए हैं, लेकिन आज हम 11 नहीं पढ़ाकर हम लोग मेन 5-6 पढ़ेंगे, है ना, जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड लेवल के लिए। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बाद हम पढ़ेंगे, सीधा आएंगे कूलम्ब्स लॉ पे। क्या आएंगे? कूलम्ब्स लॉ पे। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे। कूलम्ब्स लॉ के बाद हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कूलम्ब्स लॉ का मतलब कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में ही होगा, और कूलम्ब्स लॉ क्या है वो भी। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन 2 बार मिलेंगे, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और एक बार कूलम्ब्स लॉ के लिए, ठीक बात है। दूसरी बात, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बाद आएगा कंसेप्ट ऑफ डाइपोल, नहीं, या इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहो तो नोट करना तो कर सकते हो, टॉपिक इंडेक्स पूरा, जो नए बच्चे हैं वो तो कर ही लेना। कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक बात है। उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हम पहले इंडेक्स आज तैयार करेंगे कि क्या क्या पढ़ना है हमको। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, स्पेलिंग पर ध्यान मत देना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक बात है। उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर वापस आ जाएंगे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल को निपटाते हुए फिर हम आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती कौन है? चार्ज। अब चार्ज में पॉइंट चार्ज की वजह से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा दूंगा, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है ये पढ़ा दूंगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाएंगे, है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, आ गया। उसके बाद हम बात करेंगे डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बात करेंगे? डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ गए। उसके बाद क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सॉरी, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इसमें दोनों ही केस होगा, है ना, एक्सियल और इक्वेटोरियल। फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे, हो गया, चलो काम खत्म। उसके बाद हम बात करेंगे फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बात करेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे आपसे गॉस थ्योरम, और मेन मास्टर यही है, गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम पढ़ने के बाद एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, या गॉस लॉ बोलिए, गॉस थ्योरम या गॉस लॉ, ठीक है। एप्लीकेशन, इसमें कितने लॉ एप्लीकेशन है? एक तो पॉइंट चार्ज की वजह से, और दूसरा चार्ज
लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से, और तीसरा चार्ज स्फीयर शीट, है ना। ओके, देख लेंगे सिलेबस में कौन कौन सा है ना। कुछ कट गया तो उसको अपन नहीं डिस्कस करेंगे, टाइम बचाना है ना अभी हमें। एप्लीकेशन हो गया, गॉस थ्योरम, उसके बाद ये चैप्टर होता है समाप्त। मैंने 2 मिनट में मैंने पूरा टॉपिक लिख दिया, है ना। आप पूरा दिमाग में रख के और बोलिएगा जरा एक बार मेरे साथ बोलेंगे सबको। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 में पहला टॉपिक क्या बोलो, कंसेप्ट ऑफ चार्ज। दूसरा क्या है भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यानी चार्ज की ही प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे बच्चों। तीसरा टॉपिक क्या बोलो, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ। उसके बाद क्या बोलो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर कूलम्ब्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर कूलम्ब्स लॉ। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अच्छा, एक काम करते हैं, एक टॉपिक और घुसा देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अगेन आएगा बच्चों, बट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद आएगा इलेक्ट्रिक डायपोल, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ गॉस थ्योरम और एप्लीकेशन। यही है ना, चैप्टर 1 खत्म, ठीक है। अभी पढ़ाए तो है नहीं, मतलब टॉपिक तो बता ही दिया कि क्या है, ठीक बात। तो एक बार जरा बोलेंगे बिना देखे हुए, पहला टॉपिक क्या है बोलो, कंसेप्ट ऑफ चार्ज। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चलो, एक तो हो गया कंसेप्ट ऑफ चार्ज, दूसरा हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। और तीसरा क्या हो गया बोलो, कूलम्ब्स लॉ। अच्छा, कूलम्ब्स लॉ पढ़ाने के बाद फिर क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किसके लिए, कूलम्ब्स लॉ के लिए। चलो, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। उसके बाद फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल। उसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, और उसके बाद फिर क्या होगा, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसके बाद गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। आज जैसे मैं आज लेक्चर शुरू कर रहा हूं, हम टारगेट लेंगे कि आज और कल, ठीक है, मिला के ये चैप्टर खत्म कर लेना है, या मतलब कि परसों मैक्सिमम 3 डेज, ठीक है। चैप्टर थोड़ा लंबा इसलिए 3 दिन बोल रहा हूं, तो 3 दिन में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, तो आपके द्वारा भी खत्म हो जाना चाहिए। मतलब हम कभी भी किसी से कुछ पूछे तो फटाफट जवाब आना चाहिए, ठीक बात है। तो शुरू करते हैं हम लोग। टॉपिक हो गया दिमाग में। चलो, हम पहला टॉपिक लेते हैं कंसेप्ट ऑफ चार्ज। क्या लेते हैं, कंसेप्ट ऑफ चार्ज। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है ये हम बता देते हैं शॉर्ट में। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज होता है, और स्टैटिक का मतलब रेस्ट होता है, यानी स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। यानी इस चैप्टर के अंदर हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो कि चार्ज क्या हो, रेस्ट में, यानी स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। इस पूरे चैप्टर में हम लोग चार्ज को हीरो बना रहे हैं, चार्ज ही हीरो है, और उसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो अगर कोई पूछता है एक लाइन बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो स्टडी ऑफ चार्ज विच इज एट रेस्ट। ठीक बात है सर, ये बात तो ठीक है, लेकिन चार्ज क्या है ये तो बता दो, कंसेप्ट ऑफ चार्ज क्या है, यानी चार्ज के बारे में जरा कुछ बातें कर लेते हैं। आ जाओ, कंसेप्ट ऑफ चार्ज। तो कंसेप्ट ऑफ चार्ज में सबसे पहली बात हम बात करेंगे कि चार्ज है क्या। यानी पहला कंसेप्ट, चार्ज को डिफाइन करना मुश्किल है, चार्ज को डिफाइन करना मुश्किल है, लेकिन चार्ज है क्या ये तो हम जान ही सकते हैं। तो व्हाट इज चार्ज का आंसर लिखने के लिए तैयार हो जाएंगे हम लोग। व्हाट इज चार्ज, चार्ज है क्या, तो सुनिएगा ध्यान से। मान लो एक इंसान है जिसका नाम है बिल्लू, और ये बिल्लू के अंदर लाफिंग प्रॉपर्टी है बच्चों, लाफिंग प्रॉपर्टी, यानी इस लाफिंग प्रॉपर्टी की वजह से ये लाफिंग फील्ड बनाएगा अपने आसपास में। यानी दुनिया में कभी भी प्रॉपर्टी मिल जाए, क्वालिटी मिल जाए, तो उसकी वजह से एक फील्ड बनता है, और फील्ड का नाम भी वैसा ही होता है जैसा प्रॉपर्टी होता है। अच्छा, यानी जैसी प्रॉपर्टी वैसी फील्ड। तो टिल्लू के पास लाफिंग प्रॉपर्टी है, इसलिए टिल्लू की वजह से लाफिंग फील्ड बनेगा। ठीक बात, लाफिंग प्रॉपर्टी की वजह से। ओके, यानी प्रॉपर्टी होगी तो क्या बनेगी, प्रॉपर्टी होगी तो क्या बनेगी, फील्ड। बहुत अच्छा। चार्ज को किसी ने देखा नहीं है, चार्ज को एहसास जरूर कर सकते हैं। जिस तरीके से कहते हैं कि ये अपना एहसास कराती है, अपनी प्रेजेंस बताती है, लेकिन हम इसे देख नहीं सकते। सेम चार्ज के साथ है, चार्ज को देखा नहीं जा सकता, बट फील जरूर कर सकते हैं, इसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं कि चार्ज यहां पर है कि नहीं है, डिटेक्ट किया जा सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है, गुण है, क्वालिटी है, अच्छा कैरेक्टर है, जो पार्टिकल के अंदर मिलने वाला। ये पार्टिकल का नाम है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में नहीं मिलता। ठीक है, तो चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। बहुत अच्छा। ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस, बताओ प्रॉपर्टी की वजह से क्या बनती है, फील्ड। तो चार्ज को मैंने एक प्रॉपर्टी बोला है, तो प्रॉपर्टी की वजह से क्या बनेगी, फील्ड। तो चार्ज भी क्या बनाएगी, फील्ड, और उस फील्ड का नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड।
क्या नाम होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो देर नहीं लगाना चाहिए, चार्ज है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि चार्ज क्या है, क्या बोलिएगा? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। बोलो चार्ज क्या है, बोलो। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल, और पार्टिकल के नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अच्छा, पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, उसी में चार्ज मिलता है ना। अच्छा, जिसकी वजह से क्या बनती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है बच्चों, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनती है। यानी जब जब चार्ज होगा अपने आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनती है। चार्ज अगर रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और भाग रहा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। इसलिए हम कॉमनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक बात है। तो चार्ज क्या है ये समझ में आ गया? चार्ज क्या है बोलो जल्दी। It is fundamental property of particle due to which it produces electromagnetic field. ठीक बात है, बहुत अच्छा। अच्छा सर, ऐसा यूनिट क्या होता है चार्ज का? तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलम होता है। क्या होता है? कूलम। सीजीएस यूनिट क्या होता है? सीजीएस यूनिट जानते हो? सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? स्टेट कूलम, स्टैट कूलम, स्टैट सी। ठीक बात है। एक कूलम में 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होता है। याद कैसे रहेगा सर? एक मिनट, स्पीड ऑफ लाइट याद रखना, 3 × 10⁸ होता है, एक पावर बढ़ा दियो 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। समझ गए? एक कूलम में इतना स्टैट कूलम होता है। बहुत अच्छा। सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम होता है, इसी को ईएसयू भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट भी कहते हैं, ईएसयू। ठीक है बच्चों, स्टैट कूलम बोलो या ईएसयू बोलो, एक ही बात है। तो इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट बोलो। पहला कंसेप्ट चार्ज क्या है ये समझ गए, ऐसा यूनिट समझा। दूसरा कंसेप्ट में सीजीएस यूनिट समझे। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? एटी होता है। एटी क्यों? चार्ज बराबर करंट इनटू टाइम होता है बच्चों। तो करंट का ए हो गया, टाइम के टी हो गया, तो एटी। चार्ज की डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया? एटी। ठीक बात है। तो यानी हमने कंसेप्ट 2 पढ़ लिया है ना। कंसेप्ट 3, कंसेप्ट ऑफ चार्ज ही चल रहा है। कंसेप्ट 3 में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन में चार्ज क्या होता है। तो भैया -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन का चार्ज +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में बहुत डिटेल में बात किए थे कि प्लस चार्ज क्यों होता है, माइनस चार्ज, अभी इतना जानने की जरूरत नहीं है ना, समय है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में और प्रोटॉन का चार्ज प्लस में होता है। ठीक बात है। यानी एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन मिलने पर नेट चार्ज 0 बना देता है। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन मिल जाए तो नेट चार्ज 0 होता है। ठीक बात है। तो ये कंसेप्ट ऑफ चार्ज हो गया। क्या हो गया? कंसेप्ट ऑफ चार्ज। आ गया समझ में? ठीक है। अब हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ चार्ज के बाद एक और टॉपिक लेके आ रहा हूं, कंसेप्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, वो छूट गया था। कंसेप्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। सर ये तो भी वैसा ही टॉपिक लग रहा है। अरे वो कंसेप्ट ऑफ चार्ज था, प्योरली चार्ज के बारे में बातें हुई थी, लेकिन ये जो है ना वो चार्ज ऑन अ बॉडी हो रहा है बात। यानी किसी बॉडी पे चार्ज का क्या मतलब है, यानी किसी मटेरियल पे चार्ज का क्या मतलब है। ठीक बात। चलिए एक बात बताओ, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कंसेप्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, यानी किसी बॉडी पे चार्ज का क्या मतलब है। मान लो हमारे पास एक बॉडी है बच्चों, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है। बताओ, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई होता है, एक प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई होता है। ई का मतलब 1.6 × 10⁻⁻। शॉर्ट में हम 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम नहीं लिखना चाहते बच्चों, इसके बदले ई लिखते हैं। एलिमेंट्री चार्ज होता है एक्चुअली। ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन मिलकर नेट चार्ज 0 बनाता है। ठीक है। तो अगर एक बॉडी में 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है तो बहुत सिंपल सी बात है कि 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन मिलकर नेट चार्ज 0, तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन मिलकर नेट चार्ज 0। ओ, यानी किसी बॉडी पे नेट चार्ज 0 होने का क्या सेंस है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है। अगर किसी बॉडी में 5 लाख इलेक्ट्रॉन है, 5 लाख प्रोटॉन है, नेट चार्ज क्या हो गया? 0। यानी एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन मिलकर नेट चार्ज 0 बनाती है। इसका मतलब है 10 लाख इलेक्ट्रॉन 10 लाख प्रोटॉन, यानी 10 लाख ई प्लस में और 10 लाख ई माइनस में, तो नेट चार्ज जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 0। अच्छा, आज से सुन लो, किसी भी बॉडी पे नेट चार्ज 0 है, इसका मतलब है कि कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, यानी नेट चार्ज 0 है। ठीक बात है। ओके, यानी कोई भी बॉडी आज से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोला जाए, इसका मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ बॉडी, यानी इसका मतलब है नेट चार्ज 0। हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, यानी किसी बॉडी पे चार्ज कैसे होगा। खुदा ने खास्ते इससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। मान लो इस बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। मान लेते हैं शुरू में 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन था। शुरू में 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन था बच्चों, तो नेट चार्ज 0 था। खुदा न खास्ते 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया इस बॉडी से। अब आप बताइए इलेक्ट्रॉन कितना है? 8। और प्रोटॉन? तो 8 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन तो 10 ही है।
तो 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन मिलकर नेट चार्ज 0 कर दिया। तो बच्चों कौन बच गया? 2 प्रोटॉन। अब प्रोटॉन का तो गुस्सा समझते ही पॉजिटिव होता है, गुस्सा माने चार्ज, तो यानी 2 प्रोटॉन का नेट चार्ज इसमें दिखने लगेगा और प्रोटॉन चमकाना शुरू कर देगा अपना चार्ज को। ठीक बात है, यानी किसी भी बॉडी में 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया मतलब 2 प्रोटॉन अपना शुरू कर देगा इफेक्ट, है ना, क्योंकि उसकी चार्ज को कैंसिल करने वाला इलेक्ट्रॉन चला गया। तो बताओ किसी भी बॉडी में अगर 3 इलेक्ट्रॉन कर दूं, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं बच्चों, जिस बॉडी में नेट चार्ज पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव की 0? दूर दूर तक बाहर नहीं आ रहा है। ओह 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो 3 प्रोटॉन अकेला नहीं हो गया। अरे पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बैलेंस था, बराबर था, नेट चार्ज 0 था, अब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो 3 प्रोटॉन अकेला हो गया ना, तो उसकी चार्ज बच गई ना, अब कैंसिल करने वाला अब तो कोई है नहीं। तो इसमें कितनी चार्ज दिखाऊं? 3 प्लस, मतलब इस बॉडी पे नेट चार्ज की वैल्यू क्या लिखोगे? प्लस 3 इंटू ई। ई मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन। ई मतलब इलेक्ट्रॉन। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 किलो, पता है ना। अच्छा किसी भी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन निकाल ले, मतलब डेफिशिएंसी करवा दे इलेक्ट्रॉन का, तो बॉडी पे नेट चार्ज कैसी आती है? पॉजिटिव। और खुदा ने खास्ते बॉडी में इलेक्ट्रॉन बाहर से घुसा दे 2 इलेक्ट्रॉन, अब बता बॉडी में कैसी चार्ज? 2 निगेटिव, यानी Q बराबर -2E, है ना। ओह यानी किसी बॉडी में निगेटिव चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन बाहर से लाके घुसा दो, और अगर पॉजिटिव चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन निकाल लो। यानी बॉडी में चार्ज पैदा करना है तो एक्सेस करा दो या डेफिशिएंसी करा दो, किसका? इलेक्ट्रॉन का। किसमें? बॉडी में। यानी एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉडी गिव्स द कंसेप्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। ठीक है, यानी किसी भी बॉडी में एक्सेस हो या डेफिशिएंसी हो इलेक्ट्रॉन्स का, वही चार्ज का कंसेप्ट है। ठीक बात है, लिख लोगे? क्या लिखोगे? एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉडी मींस एक्वायर्स, बॉडी एक्वायर्स चार्ज, है ना। अच्छा चार्ज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? प्लस माइनस एनी। एनी द नंबर ऑफ नंबर एडेड या रिमूव्ड। ये एन कौन से इलेक्ट्रॉन है? बॉडी के अंदर कितनी इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो है, या जितना निकाला है वो है? निकाला है या डाला है? अरे नहीं आया। अरे 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 2E चार्ज हो गया ना। अब 50 इलेक्ट्रॉन है और 50 प्रोटॉन है, उससे क्या मतलब तुमको? अगर मान लो एक बॉडी में 2 लाख इलेक्ट्रॉन है, 2 लाख प्रोटॉन है, 2 लाख इलेक्ट्रॉन, 2 लाख प्रोटॉन, ठीक है। नेट चार्ज क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो बॉडी पे नेट चार्ज कितना आएगा? बॉडी पे नेट चार्ज 1 प्लस ही आएगा ना यार। और 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो बॉडी पे चार्ज का वैल्यू जो लिखते हो प्लस एन ई। एन क्या है? नंबर ऑफ निकाला गया इलेक्ट्रॉन या डाला गया इलेक्ट्रॉन, है ना। माइनस एन ई भी हो सकता है और प्लस एन ई भी हो सकता है बच्चों। ये टॉपिक समाप्त होता है, कंसेप्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। क्लियर? तो हमने पढ़ा कंसेप्ट ऑफ चार्ज, एक पढ़ा जनरल कंसेप्ट, उसके बाद हमने पढ़ा कंसेप्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, और अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो देखिए चार्ज की प्रॉपर्टीज बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे आज जो हमारे बोर्ड लेवल के लिए। अच्छा कुछ चार्जेज की प्रॉपर्टी ऐसे हैं जो आपको ऐसे भी आता है और याद होगा बचपन से, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। चलो एक प्रॉपर्टी हो गया लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? सुनिएगा, बोर्ड के लिए 3 प्रॉपर्टी है जो बहुत मेन प्रॉपर्टी है। एक चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज जो होता है कंजर्व होता है। अच्छा एक बात बताता हूं कि जो भी चीज कंजर्व होता है उसको ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं। बचपन से सुने हैं नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड। तो बच्चों चार्ज क्या कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना ही क्रिएट कर सकते हैं आप, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते, ना ही पैदा कर सकते हैं, लेकिन चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक बात है। अच्छा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही होता है। ठीक बात। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज कांस्टेंट रहेगा। तुम देख लेना, कोई भी तुम केमिकल रिएक्शन पढ़ते हो ना, Na+Cl- करते हो ना, अरे बच्चा वाला NaCl बन गया, नेट चार्ज 0 हो गया कि नहीं बोलो? पहले भी 0 और बाद में भी क्या है? 0। अच्छा यानी कोई केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन कहां पर भी देख लो तो नेट चार्ज तुमको कंजर्व करना पड़ता है कि नहीं बोलो? कांस्टेंट रहता है कि नहीं बोलो? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का चार्ज, इसी को कहते हैं चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एंड दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आ जाएगा। इसका और भी एग्जांपल है एनिहिलेशन ऑफ मैटर। एनिहिलेशन ऑफ मैटर का मतलब जैसे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मिला और एक न्यूट्रल पार्टिकल बना दिया, उसको हम कहते हैं एनिहिलेशन। एनिहिलेट करना यानी जैसे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलकर गामा पैदा करेगा। गामा न्यूट्रल पार्टिकल होता है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज और पॉजिट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज, और दोनों मिलकर क्या हो गया? गामा। और गामा न्यूट्रल पार्टिकल, एक रिएक्शन हुआ ना, इस रिएक्शन में चार्ज कंजर्वेशन दिखा कि नहीं बताओ?
तो इसको कहते हैं एनिहिलेशन ऑफ मैटर। क्या बोलते हैं? एनिहिलेशन ऑफ मैटर। ठीक बात। अच्छा, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, मतलब क्या होता है इसका? चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, समझ लीजिए। जो बच्चे के पास जो नहीं लिख पाएंगे, इस स्पीड को नहीं कैच कर पाएंगे, तो वो आप अपने बच्चे से, पुराने स्टूडेंट से आप ले सकते हैं, फोटो खींच के आप लिख सकते हैं। ज़्यादा बेहतर यही होगा, क्योंकि यह वीडियो या तो पॉज करके देखना पड़ेगा, ठीक है, और नहीं तो आप सीधा फोटो ले सकते हैं, ठीक है, और बाद में नोट कर सकते हैं। क्लियर? तो चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, क्या मतलब है? चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। सुनिए ध्यान से, चार्ज एडिटिव इन नेचर ये दर्शाता है कि चार्ज स्केलर है। चार्ज क्या है? स्केलर। अच्छा, स्केलर क्वांटिटियों का एडिशन स्केलर तरीके से होगा, अलजेब्रिक तरीके से होगा, और वेक्टर क्वांटिटियों का एडिशन वेक्टर तरीके से होगा। तो भैया चार्ज स्केलर है, इसलिए चार्ज को क्या बोलते हैं? एडिटिव इन नेचर। मतलब किसी भी सिस्टम में नेट चार्ज क्या होगा जानते हो? इंडिविजुअल अलजेब्रिक सम कर लो सारे चार्जेस का, बस यही है चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। मतलब नेट चार्ज ऑन अ बॉडी इज अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल इंडिविजुअल चार्जेस मौजूद इन द प्रेजेंट इन द बॉडी। समझ गए? जैसे +3 कूलम, -2 कूलम, +4 कूलम। बोलो इस बॉडी पे नेट चार्ज क्या है भैया? 3, 4, 7, -2, 5 प्लस में। नहीं समझे? दिस इज नेट, दिस इज एडिटिव इन नेचर। मतलब चार्ज के साथ ऐड हो जाता है। कैसे? सिंपल, अलजेब्रिकली। आया? इसे लिखना मैथमेटिकली Q बराबर Q1 + Q2 + so on + Qn, है ना? दिस इज चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। क्वांटाइजेशन नहीं, हाँ, ये क्या है? चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। ठीक बात है। फोर्थ प्रॉपर्टी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? ये बहुत फेमस प्रॉपर्टी है। क्वांटाइजेशन और एडिटिव और कंजर्वेशन, ये तीन है फेमस प्रॉपर्टी जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक बात है। क्वांटाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? आइए हम समझते हैं। क्वांटाइजेशन एक्चुअली क्वांटा वर्ड से बना है। क्वांटाइजेशन एक्चुअली क्वांटा वर्ड से बना है, और क्वांटा का मतलब पैकेट होता है। क्या होता है? पैकेट। अगर कोई भी चीज पैकेट के रूप में मिले, मतलब पैकेट का मतलब नॉट इन पॉलीथीन पैकेट, पैकेट का मतलब एक डिस्क्रीट वैल्यू, और जब भी वैल्यू मिले तो उसका डबल मिले, या 3 गुना मिले, या 4 गुना मिले, या 10 गुना मिले बच्चों, उसका आधा ना मिले, ना ही उसका 1/3 ना हो। यानी पैकेट क्या मतलब है? उस पैकेट को तोड़ नहीं सकते। एक बात बताओ यार, किसी भी बॉडी पे चार्ज, मिनिमम चार्ज कितना पैदा कर सकते हो? ये बताओ, मिनिमम चार्ज कितना पैदा कर सकते हो इस बॉडी पे? अरे 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे और क्या आधा इलेक्ट्रॉन निकालोगे? क्या निकालोगे? 1 इलेक्ट्रॉन। कितना चार्ज आएगा? 1 प्लस। कितना चार्ज है बोलो? चार्ज की वैल्यू प्लस ही, यही ना? इससे कम होगा? हम क्वार्क वगैरह की अभी बात नहीं कर रहे। मिनिमम चार्ज कितना पैदा हो सकता है? इतना। ठीक है, तुम्हारा मन हुआ, मैं बोला ए सुन, इसका ना अगला चार्ज क्या हो सकता है? इसे बढ़ा के बताना, चार्ज की वैल्यू बताओ। बढ़ा के 2e, और इसे और बढ़ा के 3, क्या 1.2e होगा? 1.2e होने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का भी आधा हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 1/4 हो सकता है ना? यानी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, जहां भी हमको चार्ज मिलेगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम को एक पैकेट बोल दिया चार्ज का, और हमेशा इसी का इंटीग्रल मल्टीपल मिलेगा, या 3 गुना, या 4 गुना, या 5 गुना, या 10 गुना इसी का पैकेट का। समझ गए? इसीलिए बोलते हैं चार्ज जहां भी मिलता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। समझ गए? जहां भी चार्ज होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज होगा। यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आ गया, और चार्ज इज एडिटिव इन नेचर समझ में आ गया, और क्या समझ में आया? चार्ज कंजर्वेशन क्या होती है समझ में आ गया? ओके, और 1-2 प्रॉपर्टी और सस्ते वाले भी जान लो। चार्ज अगर रेस्ट में होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, और चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से भागता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और अगर बच्चों चार्ज अगर पागल हो जाए, यानी एक्सिलरेट होने लगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तो बनता ही है, साथ में एनर्जी भी रेडिएट करता है। इसका नाम है EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना? अच्छा, तो ये सब है। 3-4 प्रॉपर्टी और जोड़ देंगे, 7-8 प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज भी पढ़ लिया, और इसके बाद अब क्या पढ़ना है? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, ठीक है। कूलम्स लॉ क्या होता है बच्चों? मेथड, इसमें मैंने एक चीज छोड़ दिया है, मेथड्स फॉर चार्जिंग। मेथड्स फॉर चार्जिंग में चार्ज कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन, हालांकि इतना नहीं आता लिखने के लिए, इसके लिए हमने इसको नहीं लिए। ठीक है, हम बात मेनली अब करेंगे कूलम्स लॉ पे। क्या बात करेंगे? कूलम्स लॉ। ओके, इसको क्या पढ़ते हैं? y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इसका मतलब x के ऊपर y डिपेंड कर रहा है। x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, x घटेगी तो y घटेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ में आती है? मतलब ये डबल तो ये भी अपनी वैल्यू का डबल, ये ट्रिपल तो ये भी ट्रिपल, ये 4 गुना तो ये भी 4 गुना।
ऐसे रिश्ते को कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब x डबल तो y आधा, x ट्रिपल तो y वन थर्ड। पहले इसका मीनिंग समझा दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, ठीक है। अच्छा बताओ, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, इसका मतलब x डबल तो y चार गुना, x अगर अपनी वैल्यू को बढ़ा दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए तो y 9 टाइम्स हो जाएगा अपनी वैल्यू का। x अगर 4 गुना कर दिया जाए 4 टाइम्स बढ़ा के तो y 16 गुना। यही मतलब होता है। इसका मतलब y x के स्क्वायर के इनवर्सली है, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द x। इसका मतलब x अगर डबल तो y 1/4, x डबल यानी x बढ़ेगा तो y घटेगी, लेकिन y x के स्क्वायर के इनवर्सली है, मैंने x डबल तो y 1/4। x अगर 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो y 1/9, x अगर 4 गुना कर दिया जाए बढ़ा के तो y 1/16 हो जाएगा। ये तो मतलब है। हम बात करते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ एक्चुअली में बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। कूलम्स लॉ 2 पॉइंट चार्जों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए दिया इन्होंने लॉ, ठीक है। 2 पॉइंट चार्जेस, जैसे पॉइंट चार्जेस Q1 है और ये पॉइंट चार्जेस Q2 है। लाइक चार्जेस होगा तो रिपल्सन होगा और अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्शन होगा। बच्चों एक बात ध्यान से समझिएगा, इस फोर्स का नाम है F12, मतलब फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और ये फोर्स है ऑन Q2 ड्यू टू Q1। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 3 कूलम चार्ज है और ये 4 कूलम चार्ज है, ठीक है, 3 कूलम और 4 कूलम, ठीक है। तो आप बताओ कि 3 कूलम, ठीक है, 3 कूलम 4 कूलम पे फोर्स लगाएगा इधर रिपल्सन, और 4 कूलम 3 कूलम पे लगाएगा। तो आप बताओ कि फोर्स बड़ा कौन सा होगा, राइट वाला कि लेफ्ट वाला? ओए शांति, आप बताओ। ज्यादा होगा ना, ठीक है। चलिए क्या होगा जी? सेम होगा। चलिए मैं जानबूझ के पूछ रहा था क्योंकि देखो है तो छोटी बात ही है ना, लेकिन ये आता है, ये न्यूटन का कौन सा लॉ? एक्शन और, अरे नलाइकों, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये जितना इस पे फोर्स लगाएगा वो भी इस पे इतना ही लगाएगा, दोनों पे फोर्स की वैल्यू बराबर होती है। F12 और F21 दोनों इक्वल और अपोजिट होते हैं, इसलिए माइनस में लिख रहा हूँ। F12 मतलब फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 और F21 का मतलब फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, और दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होती है, ठीक है। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी होती है सर ये बता दो, यही तो है कूलम्स लॉ। तो सुनिएगा ध्यान से बच्चों, फोर्स Q1 Q2 पे लगाए या Q2 Q1 पे लगाए, वो फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेज, यानी Q1 और Q2 प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेज, प्लस माइनस मत लेना, ठीक है। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगता है ना 2 पॉइंट चार्ज के बीच में, पहली बात Q1 पे ज्यादा फोर्स की Q2 पे, की दोनों पे सेम। और ये कई बार क्वेश्चन पूछ दिया गया है जेईई मेंस में, समझ गए है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं लेकिन आप धोखा कर सकते हैं। तो Q1 के ऊपर Q2 के द्वारा फोर्स, Q2 के ऊपर Q1 के द्वारा फोर्स सदैव सेम रहती है। एक्शन और रिएक्शन, ये न्यूटन का चौथा नियम। कौन सा? तीसरा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना। तो ये जो फोर्स होते हैं Q1 Q2 एक दूसरे पे लगाते हैं बराबर होते हैं जी, और वो फोर्स की वैल्यू किस पर डिपेंड करता है? प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। अच्छा, यानी प्रोडक्ट डबल तो फोर्स, प्रोडक्ट ट्रिपल तो फोर्स, ओ प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं तो फोर्स में भी कोई चेंज नहीं। अच्छा, ये तो प्रोडक्ट के साथ रिश्ता क्या है डायरेक्टली, और सुनो डिस्टेंस के साथ भी है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली, डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली। तो बताओ फोर्स किस किस बातों पर डिपेंड किया? Q1 Q2 पे जो फोर्स लगाती है या Q2 Q1 पे जो लगाती है, यह फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली होता है और चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली होता है। ठीक बात है? हाँ सॉरी, समझ में आ गया? तो ओके, ये आगे समझ में। अच्छा, दोनों को कंबाइन अगर कर दिया जाए क्या हो जाएगा बोलो? एक साथ लिख सकता हूं, इक्वल टू लगाऊंगा के का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट होता है या कूलम्स कांस्टेंट, कहीं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मत बोल देना। ये के, जहां के चाचा डाइलेक्ट्रिक, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, के क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। अरे यार फोर्स को इक्वेट करने के लिए कांस्टेंट डाला गया ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और क्या, तो के क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। चल ठीक है, F बराबर के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, ये कूलम्स लॉ समझ में आ गया? यहां देख, अगर मान लो इस चार्ज को डबल कर दूं, Q1 को 2Q1 कर दूं, दूरी वही है, और इस चार्ज को आधा कर दूं,
दूरी वही है, एक चार्ज को डबल कर दिया, एक चार्ज को आधा कर दिया। बोलो बच्चों, मान लो अभी फोर्स F न्यूटन लग रहा था, अभी F न्यूटन, पहले जब चार्ज Q1 और Q2 था, दूरी R था, तो फोर्स एक दूसरे पे जो लगा रहा था वो F न्यूटन था। चाहे हम 20 न्यूटन ले सकते हैं या 30, एक एग्जांपल के तौर पे F न्यूटन ले लिया। कितना लिया? F। अब बताओ, इसको डबल कर दिया, इसको आधा, दूरी अभी भी सेम है, बताओ फोर्स में कोई परिवर्तन? क्यों? क्यों? प्रोडक्ट पहले चेक करो बच्चों, प्रोडक्ट क्या है? Q1 Q2। हेलो, पहले प्रोडक्ट क्या था चार्जेस का? Q1 और इंटू Q2। अब बोलो प्रोडक्ट कितनी है? दोनों को मल्टीप्लाई करो ना, कितना आ रहा है प्रोडक्ट? और कितनी आ रही है? सर दिमाग काम नहीं कर रहा है, चार्जेस का प्रोडक्ट Q1 इंटू Q2 नहीं नजर आ रहा है। अब पहले चार्ज Q1 इंटू Q2 नहीं है, Q1 इंटू Q2 चार्ज का प्रोडक्ट, और अब कितना है? इसकी 2Q1, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा? तो चार्जेस की प्रोडक्ट में कोई बदलाव आया क्या? तो फोर्स बदलेगी क्या? दूरी में कोई बदलाव है? दूरी तो ऐसे भी नहीं बदल रहा हूं मैं, एक को डबल, एक को आधा, तो चार्जेस की प्रोडक्ट देख कितना हुआ? जितना पहले था उतना ही है। प्रोडक्ट में कोई बदलाव, तो फोर्स में कोई बदलाव। कई बार ऐसे धोखा देने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे थे बोर्ड में, एक को बोल देगा 3 टाइम्स कर दिया, एक को 1/3 कर दिया, और दूरी वही है। तो अब पहले फोर्स F न्यूटन है, तो अब F डैश हो गया, तो F डैश की वैल्यू भी कितनी होगी? F ही होगी। नहीं आया? तो इस तरीके से बच्चों कूलम्स लॉ समझ में आ गया। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग F बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है बच्चों, और K का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, absolute permittivity of free space, absolute permittivity of free space। ओके, K इक्वल टू 1 बाय, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 पावर 9, और यूनिट क्या होगा जी इसका? K का देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है ना? नहीं आया ना सर? ये न्यूटन कैसे आया? अरे K का निकालना है ना, यूनिट K का। तो देखो F इंटू आर स्क्वायर क्या हो गया? FR स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2, दिस इज K, ये न्यूटन है मीटर स्क्वायर, और कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, तो ऊपर में न्यूटन मीटर स्क्वायर, नीचे कूलम स्क्वायर, क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक बात है। तो 9 टू 10 पर 9 हो गया, कूलम्स लॉ समाप्त। समझ में आ गया? ओके, तो कूलम्स लॉ समाप्त होता है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर कूलम्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर कूलम्स लॉ। ठीक बात है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर कूलम्स लॉ समझिएगा ध्यान से। एक बात और बच्चों, कूलम्स लॉ वैक्यूम में हो चाहे मीडियम में हो। अच्छा बताओ, Q1 Q2 अगर R दूरी पर है बच्चों, ये वैक्यूम में है अभी, और मान लीजिए ये मीडियम आ गया। एक छोटा सा बात कर लेते हैं थोड़ी, Q1 और Q2, क्योंकि Q1 और Q2 है ना। एक बात बताओ, Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा था, और अब भी Q1 Q2 पे लगा रहा होगा। अब बताओ Q1 Q2 पे जो अब फोर्स लगा रहा है, पहले जो लगा रहा था वो चेंज हो गया कि वही है? पक्का? यानी मीडियम रहे या ना रहे, Q1 के ऊपर Q2 का फोर्स या Q2 के ऊपर Q1 का फोर्स में कोई बदलाव नहीं आती। और वो फोर्स की वैल्यू यहां पर भी क्या लिखोगे? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R स्क्वायर, यही होगा। चाहे वैक्यूम में रहे चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। Q1 के ऊपर Q2 का फोर्स या Q2 के ऊपर Q1 का फोर्स में कोई बदलाव नहीं आती, लेकिन नेट फोर्स बदल जाती। अगर मैं पूछूं Q1 के ऊपर फोर्स बताओ तो बदल जाएगी, वैक्यूम में कुछ और मीडियम में कुछ और। अच्छा तुम कहोगे सर एक ही तो बात है। अबे एक बात नहीं है, Q1 के ऊपर Q2 का फोर्स पूछूं अलग बात है, Q1 के ऊपर फोर्स पूछूं अलग बात है। फोर्स मतलब नेट फोर्स होता है, फोर्स मतलब नेट फोर्स। तो एक्चुअली Q1 के ऊपर Q2 का फोर्स तो है ही, साथ में मीडियम में इंडक्शन होता है, उसकी वजह से एक और फोर्स आती है, और वो दोनों फोर्स का रिजल्ट निकालते हैं। तो बच्चों मीडियम में जब भी फोर्स लिखना होता है हमको, नेट फोर्स मीडियम में, मीडियम का इफेक्ट अगर शामिल करना चाहते हो Q1 पे या Q2 पे फोर्स, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है याद है? आया? यानी Q1 Q2 पर फोर्स अगर पूछे तब एप्सिलॉन आर नहीं आएगा। Q2 Q1 पर फोर्स पूछे तो सीधा Q1 Q2 बाई 4 पर एप्सिलॉन आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होगा। चाहे क्या रहे या नहीं रहे, मीडियम रहे या ना रहे, Q1 के ऊपर Q2 का फोर्स या Q2 के ऊपर Q1 का फोर्स उतना ही होगा। लेकिन अगर मीडियम आ जाए और Q1 के ऊपर नेट फोर्स पूछे या Q2 के ऊपर नेट फोर्स पूछे, तो ये फॉर्मूला।
तब वहां पर एप्सिलॉन आर इंट्रोड्यूस करेंगे। और एप्सिलॉन आर बेंजा इधर एप्सिलॉन आर क्या है जानते हो? मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, थोड़ा हिला करो। हाँ, रिलेटिव परमिटिविटी एकदम सेम मोड में आके पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज हो जाएगा ना, फिर स्टेबल हो जाएगा ये। एप्सिलॉन आर क्या बोलो? एप्सिलॉन आर क्या बोलो? रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा, रिलेटिव परमिटिविटी किसका है? मीडियम का। कौन सी मीडियम? जिस मीडियम में दोनों चार्ज रहेंगे। अच्छा, सम टाइम्स एप्सिलॉन आर को के भी लिखते हैं। अरे ये के अलग है, वो के अलग है, नहीं समझे? अच्छा है, तो ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला याद रहेंगे। ओके, कूलम्ब्स लॉ समाप्त होता है। तो कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट एक बार फिर से बोल लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, पुराना जमाना याद आ रहा है। ठीक है, कितनी बार पढ़े थे नहीं? अच्छा, तो ये हो गया और फॉर्मूले भी हो गया, सब कुछ जान गया आपने, है ना? ठीक है, कि एक दूसरे पर फोर्स कितना लगेगा ये सब हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे जी? कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आ जाओ। अच्छा चलो, पॉइंट 1 है और पॉइंट 2। पहली बात मुझे बताओ, पॉइंट 1 का पोजीशन मुझे जानना है 2 के रेस्पेक्ट में, यानी पॉइंट 1 का पोजीशन पॉइंट 2 के रेस्पेक्ट में जानना है। यानी बच्चों 1 का पोजीशन वेक्टर बनाना है किसके रेस्पेक्ट में? 2। तो एरो लगाओ, तीर लगाओ, है ना? 1 की तरफ एरो, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। इसको लिखते हैं R12। एरो किधर होगा? जिसकी पोजीशन लिखनी है उसकी तरफ एरो, और जिधर टेल होगा उसके रेस्पेक्ट में होगा। तो बोलो, अगर हमको 2 का पोजीशन 1 के रेस्पेक्ट में जानना है तो कैसी होगी वेक्टर? इसको लिखेंगे क्या? आता है? बोलो, पोजीशन वेक्टर आती है ना? अच्छा बच्चों, एक बात और, जैसे मान लो कोई वेक्टर ए है, इतना लंबा है ए वेक्टर, इसकी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। हर एक वेक्टर का बच्चों याद रखना यूनिट वेक्टर है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, छोटा सा यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होती है जानते हो? जैसे ये ए वेक्टर है, तो मैं बोलूँ ए कैप मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर बेसिकली। तो बच्चों हर वेक्टर का अपना एक यूनिट वेक्टर होता है। अगर मैं बोलूँ ये वेक्टर ए है, तो यूनिट वेक्टर इसका किधर होगा? उधर ही छोटी सी वेक्टर होगी, उसकी डायरेक्शन सेम होती है। यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन उसी वेक्टर के लॉन्ग होगी जिसका यूनिट वेक्टर तूने बनाया है, नहीं समझे? अगर मैं बोलूँ वेक्टर सी है इधर, तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बन सकता है कि नहीं? जल्दी बोलो, किधर होगी? इधर ही होगी, छोटकी सी सी कैप, नहीं समझे? बोलो। अच्छा सर, एक बात बताइए, ए कैप को लिखेंगे कैसे? कुछ नहीं, वेक्टर ए को डिवाइड कर दो उसके खुद के मैग्नीट्यूड से, तो मैग्नीट्यूड कट के 1 नहीं हो जाएगा? और एक मजे की बात बताऊं, यूनिट वेक्टर में बच्चों यूनिटलेस होता है, यानी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकली 1 होता है और कोई यूनिट नहीं होता। आपको मैं बताता हूं, जैसे वेक्टर ए का वैल्यू मान लो 5 मीटर है अलोंग नॉर्थ, है ना? वेक्टर ए का मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड 5 मीटर अलोंग नॉर्थ। अब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, मतलब 5 मीटर से छम क्या मिली? 1। यूनिटलेस हो गई कि नहीं? बोलो। अच्छा, तो यानी साला किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो होती है वो खुद की यूनिट लेस होती है, तभी इसका फायदा होता है। ये इसके पास कोई यूनिट नहीं होता, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होती है? 1। नाम क्यों है सर यूनिट वेक्टर? अरे इसलिए क्योंकि इस मैग्नीट्यूड क्या है? 1। मैग्नीट्यूड 1 है इसलिए। ठीक, तो पहली बात, यूनिट वेक्टर समझ में आया कि नहीं आया? क्या हम R12 वेक्टर का यूनिट वेक्टर तैयार कर सकते हैं? क्या करना होगा? R12 वेक्टर का यूनिट वेक्टर R12 कैप होगा। ओके, इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो गई? 1। और डायरेक्शन किधर हो गई? अगर मैं इसको चाहूं फॉर्मुलेट करना तो क्या होगा? R12 वेक्टर अपॉन R, इसका मैग्नीट्यूड R हो गया, ये R12 भी लिख सकते हो। आया? नाउ कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। Let us suppose that we have charge Q1 and this is Q2 charge, and दूरी दोनों के बीच में R है। क्या है? R। Q1 Q2 दो चार्ज हमने लिया है और दोनों के बीच की दूरी R है। अगर मैं बोलूं Q1 के ऊपर फोर्स मान लो लाइक चार्जेज है, ठीक, तो फोर्स इस पर F12 होगा और इस पर फोर्स F21 होगा, दोनों रिपल्सिव होंगे। दुनिया जानती है, हम जानते हैं F12 वेक्टर और माइनस F21 वेक्टर दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, सब जानती है।
अगर मैं बच्चों F12 और F21 का वैल्यू अगर पूछ लूं तो बराबर ही होगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैं बोलूं Q1 का पोजीशन वेक्टर